नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और पॉलिटी प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि प्रीलिम्स रेडीनेस इंडेक्स में आपका क्या स्कोर है। शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। क्रिसमस के शुभ अवसर पर आपको 25% डिस्काउंट मिलने वाला है स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे। मेरी 25 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन क्वेश्चंस को आंसर करने का सिंपल तरीका है कि आपने पेयर्स यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से करेक्टली मैच्ड पेयर्स मुझे बताने हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पॉज कीजिए स्क्रीन और बताइए कि क्या आंसर रहेगा। सही जवाब है सी। नहीं, सी नहीं, सही जवाब है बी। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखिए जो पहली पेयर है बिल्कुल सही। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो आर्टिकल 16 और 15 के अंदर बदलाव लाता है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देने की बात करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा, 104th अमेंडमेंट ऑफ 2020 का बेसिक पर्पस था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीटें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर रिजर्व की जाती है उनको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर देना, 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीटें रिजर्व की जाती थी, लोकसभा के अंदर 2 सीटें और हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1 सीट रिजर्व कर दी जाती थी, वो सिस्टम खत्म हो चुका है और वो 104th अमेंडमेंट के बाद हुआ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो तीसरी स्टेटमेंट है ना, उसमें स्लाइट मिस्टेक है। स्लाइट मिस्टेक क्या है? 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबलीज। पुडुचेरी के लिए अलग कानून बनाया गया और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी ये अप्लाई कर दिया गया। सो अल्टीमेटली दिस इज 106th नॉट 105th। तो दोस्तों 105th अमेंडमेंट था क्या? 105th अमेंडमेंट आया था 2021 में एंड इट वाज देन आउटकम ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2021 व्हिच टॉक्ड अबाउट मराठा रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उसमें यह कहा गया था कि क्योंकि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 जिसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था, उसमें सिर्फ आर्टिकल 338B ये नहीं ऐड हुआ था। देयर वाज अनदर अमेंडमेंट मेड इन आर्टिकल 342A। वहां पे ये कंफ्यूजन अराइज हो गया था कि क्या सिर्फ सेंटर के पास ओबीसी की लिस्ट बनाने का पावर होता है। इस कंफ्यूजन को 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हां यही सत्य है, सेंटर के पास ही मात्र पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ओबीसी की लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए 102nd अमेंडमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए 105th अमेंडमेंट आया जिसने ये कैटेगोरिकली लिख दिया दैट नो देयर कैन बी 2 ओबीसी लिस्ट, सेंटर कैन मेक इट्स ओन लिस्ट एंड स्टेट कैन मेक इट्स ओन लिस्ट। तो ये क्लैरिफाई करने के लिए 105th अमेंडमेंट आता है। इसका मतलब सी इज नॉट करेक्ट मैच्ड। दूसरा सवाल है रिलेटिवली करंट अफेयर से पूछा गया है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्डनिंग पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। रिसेंटली आपने देखा होगा प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत सारी पार्डन्स ग्रांट की हैं, तो उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट्स हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी। स्क्रीन पॉज कीजिए, आराम से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इनमें से। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यूएस के संविधान के अंदर यह कैटेगोरिकली लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कैन ग्रांट पार्डन इन फेडरल केसेस, यानी कि जिन भी मामलों में फेडरल लॉज, वहां के सेंटर के लॉज को वायलेट किया गया है, उन सभी मामलों में चाहे वो किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, वहां पे प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। अब इंडिया और वहां के अंदर क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर्स रखते हैं, वेरएज इंडिया में ये पावर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही इसे फॉलो किया जा सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट के ऊपर कानून की लिमिटेशन नहीं है कि फेडरल लॉ के अंदर ही वो पार्डन कर सकता है। नहीं, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन एनी काइंड ऑफ लॉ, है ना। अल्टीमेटली वो किसी भी कानून के अंदर पार्डन दे सकता है, मुआफी दे सकता है। तीसरा, यहां पे यूएस प्रेसिडेंट की जहां तक बात आती है वो किसी भी स्टेज के अंदर पार्डन दे सकते हैं, चाहे वो इंडाइक्टमेंट स्टेज पे है, कन्विक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। भारत के मामले में फाइनल जब सारी चीजें एग्जॉस्ट हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच जाते हो और आपका एग्जॉस्शन हो जाता है सभी चीजों का, तब जाके आप प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकते हो।
ठीक है, सारी अपील्स चली गई, रिव्यू पिटीशन खत्म हो गई, क्यूरेटिव पिटीशन खत्म हो गई, फिर उसके बाद आप प्रेसिडेंट के पास जाते हो। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब डी, नन ऑफ द अबव सही आंसर है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके फ्यू मिनट सीरीज के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट कंपैरिजन बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए। अगेन रिलेटिवली करंट अफेयर्स में से यह सवाल आपके सामने समक्ष पूछा गया है। तो सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड करार दिया गया नवंबर के महीने में। तो इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा है, दोनों स्टेटमेंट में से बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। ठीक है, मतलब सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट प्रोवाइड्स अ स्पेशल फ्रेमवर्क फॉर ग्रांटिंग इंडियन सिटीजनशिप टू इमिग्रेंट्स इन आसाम बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ एंट्री। ये बिल्कुल सही बात है। प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द असम अकॉर्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, सॉरी, तो यहां पे जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना, करेक्ट, बिकॉज पहले आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट हुई थी। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, सेक्शन 6A ऐड किया गया था। तो प्लीज ये स्टेटमेंट चेंज कर देना, है ना, ये स्टेटमेंट चेंज कर देना। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये ऑप्शन चेंज कर देना, ए इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन होता है, वहां पे ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिया, असम एंड इंडिया गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट एंड द आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, और उनके बाद ये बताया जाता है कि हम एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर लेंगे असम के इमिग्रेंट्स के लिए कि सिटीजनशिप किन को प्रोवाइड करनी। और मैंने इसको भी डिस्कस किया है करंट अफेयर्स के अंदर, तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस न्यूज अगर आपने अभी तक इसको कवर नहीं किया है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। ओके, लिंकेज भी क्लियर है। अब यूपीएससी सीडीएस 2024 में एक सवाल जो पूछा गया वो आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि यूपीएससी अपने अक्रॉस द डिफरेंट एग्जामिनेशन जो सवाल पूछता है वो कई बार इंस्पायर होकर उससे दूसरे एग्जाम में भी सवाल पूछ लेता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किस एरिया को इसमें से एग्जाम्पशन मिली है? लद्दाख को, जम्मू एंड कश्मीर को, 6th शेड्यूल एरिया को, या 5th शेड्यूल एरिया को? सही जवाब है सी, 6th शेड्यूल एरिया। एंड इसका आंसर आपको एक्ट में से ही मिल जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर यह धारा लिखी गई है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply to the tribal areas of Assam, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। एडिशनली जिन एरियाज के अंदर इनर लाइन परमिट लेके जाना होता है, यानी ILP लेके जाना होता है अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंडर, वहां पे भी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं लगेगा। सो एग्जाम्पशन लद्दाख में नहीं है, 5th शेड्यूल में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, बल्कि 6th शेड्यूल एरियाज और इनर लाइन परमिट एरियाज के अंदर है। 4th क्वेश्चन से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमारा संभव 3.0 का क्रैश कोर्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र इस लिमिटेड प्राइस पे, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द डिस्काउंट क्रिसमस वाला। तो आप इसमें हमसे जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस कोर्स के बारे में एंटायर नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है, मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, बजट। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सॉरी 5th क्वेश्चन देखते हैं, 4th तो हो गया था ना अभी। 5th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यूपीएससी सीडीएस का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैबिनेट मिशन आर करेक्ट? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आप पढ़ते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हो, उसमें आप देखते हो कि जो हमारा संविधान है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेस्ड है कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो आप इसमें से इन चारों में से बतानी कि कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। 4, 3, 2, 1 में से कौन सी स्टेटमेंट्स सही? तो सही जवाब है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है तो उसके 3 मेंबर्स होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर
और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग आते हैं भारत में, डिस्कशन करते हैं और ये बताते हैं कि हम अभी के लिए हम इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डिवाइडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ पार्टीशन। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सेटअप बनाएंगे जिसमें हम स्टेट्स को डिवाइड कर देंगे सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, यानी कि हम ऐसे ग्रुपिंग बनाएंगे जिसके बेसिस पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं वो अलग ग्रुपिंग, अलग सेक्शन में जाएंगे, और जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वो अलग सेक्शंस में जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इस कैबिनेट मिशन प्लान में यह प्रावधान भी था कि जब संविधान बनाया जाएगा तो सबसे पहले सेक्शन का संविधान बनेगा, सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, सी का, डी का, फिर ये आपस में सेक्शन हेड्स जो हैं आपस में डिस्कस करेंगे और फिर पूरे देश का संविधान बनेगा। ऑल्सो 10 साल के बाद, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, 10 साल के बाद आप सेक्शन में से या सेक्शन को हटा भी सकते थे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनियन में से, ये ऑप्शन भी दिया गया था। तो सेक्शन एक तरीके से एक रीजनल यूनियन या रीजनल यूनिट की तरह बना के दिया गया था। दैट मींस द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, ये फेडरेशन होता प्रोविंस का और स्टेट्स भी होते इसमें, मतलब प्रिंसली स्टेट्स को भी इन्वाइट किया गया था। द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, 2 टियर्ड फेडरल प्लान बताता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है, और रीजनल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा मिल जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और इट वाज सेंट टू इंडिया 1946 टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 3 मेंबर का कमीशन आया था मार्च 1946 के अंदर भारत में। सो दिस स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट्स इन फैक्ट हियर आर करेक्ट। तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मार्क्स अपने बताइएगा। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप 5 क्वेश्चंस कवर करना चाहते हो? डू यू वांट इट टू बी करंट अफेयर्स और डू यू वांट इट टू बी स्टैटिक और यू वांट बोथ? 5 क्वेश्चन जिसमें से 3 करंट अफेयर या 2 करंट अफेयर और 3 स्टैटिक पे हो, कंफर्म मुझे बता दो, अगले हफ्ते उसी पे प्रीमिक्स लिया जाएगा। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।